हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, राधे राधे और सभी को गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू फिलर फॉर्म। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूजीसी नेट फ्री ऑनलाइन क्लास में। और रोज़ रेगुलर 12 बजे हमारी क्लास होती है, तो सभी के सभी टाइम पर 12 बजे जो है क्लास को ज्वाइन करेंगे। और यहाँ पर जो है मैं आपको यूजीसी नेट की तैयारी करवा रही हूँ। तो मेरा नाम ज्योति है और मैं आपको यूजीसी नेट की तैयारी करवा रही हूँ, जिसमें हम लोग पेपर सेकंड पढ़ रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर और हिंदी। तो हम देखेंगे कि कंप्यूटर में भी हिंदी का प्रयोग जो किया जा रहा है वो किस तरीके से किया जा रहा है और कैसे आज हिंदी को इतना महत्व दिया है कि हिंदी का स्थान जो है कंप्यूटर के अंदर भी आ गया है। ठीक है, इससे जो पिछली क्लास हुई थी वो हम लोगों ने संचार माध्यम और हिंदी का किया था, जिसमें हमने देखा था कि किस तरीके से संचार के जो माध्यम है उनमें भी हिंदी का जो है प्रयोग किया जाता है। उससे पहले की जो क्लास थी उसमें हमने जो है प्रयोग के विविध रूप किए थे, बोली, मानक भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा की थी, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कर चुके हैं। तो आज हमारा टॉपिक है कंप्यूटर और हिंदी। इकाई 1 चल रही है दोस्तों और भाग हमारा 21वां भाग चल रहा है। मैं काफ़ी पोर्शन आपका कंप्लीट करवा चुकी हूँ। इसके बाद सिर्फ और सिर्फ दोस्तों एक ही हमारी क्लास रह गई है, सिर्फ एक क्लास रह गई है और वो भी मैं आपको बता दूंगी कौन सी। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत हो ना कि हिंदी की संवैधानिक स्थिति नहीं मैम ने करवाई। मैं आपको हिंदी की संवैधानिक स्थिति करवा चुकी हूँ जब मैंने राजभाषा करवाया था। ठीक है, तो जब मैंने आपको राजभाषा वाला टॉपिक करवाया था, अलग से जो राजभाषा का टॉपिक करवाया था और क्लास बनाई थी, लिपि के बाद ही शायद करवाई थी, तो उसमें मैंने आपको हिंदी के संवैधानिक स्थिति जो था वो सारा का सारा उसका जो पोर्शन था, जिसमें मैंने आपको जो अनुच्छेद 343 से लेके 351 तक जो करवाए थे, वही सारा का सारा पोर्शन आएगा हिंदी की संवैधानिक स्थिति किस तरीके की है और उसमें क्या क्या प्रावधान दे रखे हैं हिंदी को लेकर। ठीक है, वो सारा का सारा उसमें आएगा। हमारा सिर्फ एक ही टॉपिक रह जाएगा, देवनागरी लिपि। तो वो क्लास अब नेक्स्ट कल होगी और देवनागरी लिपि की क्लास करेंगे, जिसमें हम विशेषता और मानकीकरण उसका पढ़ेंगे। और हमारा जो इकाई 1 है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। तो इकाई 3 हमारी कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों, इकाई 3 हमारी कंप्लीट हो चुकी है, इकाई 1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, और अब हम इकाई 4 करेंगे। तो अब हम इकाई 4 करेंगे, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि उपन्यास करवाऊँ कि नहीं करवाऊँ। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइए कि उपन्यास, क्योंकि देखिए इतना टाइम नहीं है उपन्यास हम एक एक करके करूँ, लेकिन हाँ मैं ऐसा करवा सकती हूँ कि इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको सभी उपन्यास में से करवाकर और जो है एमसीक्यूज उसके करवा सकती हूँ। ठीक है, क्योंकि ऐसे में ये होगा कि हमारे टाइम की भी बचत होगी, क्योंकि मेरे को सिलेबस भी कंप्लीट करवाना है। ठीक है, तो सिलेबस कंप्लीट करवाने के लिए उपन्यास को अगर हम एक एक दिन लगा के करेंगे तो 13 दिन तो उपन्यास में ही लग जाएंगे। मेरी बात समझ रहे हो आप लोग? इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मैं थोड़ा करवाऊँ। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपको किस तरीके से उपन्यास करने हैं, तो मैं उसी तरीके से उपन्यास करवाऊंगी, क्योंकि मेरे लिए स्टूडेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप क्या चाहते हो, आपको मुझसे क्या चाहिए, आपको मुझसे क्या उम्मीदें हैं, मुझे सिर्फ उसको पूरा करना है। ठीक है, तो चलिए आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, एंड देन फिर मैं जो नेक्स्ट क्लास होगी वो उसी हिसाब से प्रिपेयर करूंगी। ओके, तो जिन लोगों ने हमें व्हाट्सएप पे टेलीग्राम पे और इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है, वो टेलीग्राम, इंस्टा और व्हाट्सएप पे फॉलो कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर आपको यूजीसी नेट की जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो सारी यहाँ पर प्रोवाइड हो जाती है। ठीक है, तो आपको इधर उधर जाना नहीं पड़ेगा, आराम से आपको मिल जाएगा। जिन्होंने फिलर फॉर्म की एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं की है वो फिलर फॉर्म की एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर जाकर अगर आप फिलर फॉर्म लिखेंगे तो आपको ये एप्लीकेशन मिल जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर आपको फ्री नोट्स मिल रहे हैं, लाइव क्लासेस मिल रही है और 5000 एमसीक्यूज आपको यहाँ पर मिल रहे हैं विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के साथ। 100% ऑफ से आपसे 1 रुपये भी लिया नहीं जाएगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन तो रोज़ मैं देती ही हूँ। अच्छा, क्विज की बात आ रही है, तो यहाँ पर क्विज स्टार्ट हो चुके हैं। 28 तारीख से स्टार्ट हो गए थे क्विज, और जो है काफ़ी स्टूडेंट्स ने क्विज भी किए। 90 स्टूडेंट ने तो जो है सबमिट कर रखा था फर्स्ट क्विज में। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको प्रॉब्लम आ रही, लाइक मुस्कान, नंदनी, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है उन्होंने कमेंट सेक्शन में कमेंट किया था मुझे
कि मैम बहुत प्रॉब्लम आ रही है, क्विज फर्स्ट ओपन हो रहा है एंड देन सेकंड नहीं ओपन हो रहा, फिर थर्ड नहीं ओपन हो रहा, डन बता दे रहा है। तो देखिए वेबसाइट का काम, मैं सीधा साफ आप लोगों से क्लियरली बात करती हूँ। पहली चीज ये है कि वेबसाइट का जो काम है, पूरा जो वेबसाइट का काम है वो सर संभालते हैं, सर वेबसाइट का काम संभाल रहे हैं और वेबसाइट उन्होंने बनाई है। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को उन्होंने एक वीडियो भी सेंड की होगी और मैंने अपने टेलीग्राम में भी वो वीडियो को डाला है कि आपको कैसे लॉग इन करना है उसमें, ठीक है। तो कैसे आपने अपनी जीमेल से उसे, वेट 2 मिनट वेट कीजिए प्लीज। उसी हिसाब से और गारंटी भी होती है उसी हिसाब से। यहां तो एक दो हाँ जी। तो आप लोगों को क्या करना है कि मैंने वो वीडियो जो डाली है सर की हुई, तो उसमें बता रखा है कि कैसे आपको लॉगिन करना है। आपको नाम डालना, अपनी जीमेल से आपको उसको लॉगिन करना है और वो सारा इंफॉर्मेशन भरनी है। फिर बात आती है क्विज की कि क्विज में प्रॉब्लम आ रही है, मैम क्विज नहीं ओपन हो रहे। बट मेरी बात अगर मैं करूं, अपनी बात करूं, तो मैं क्विज ओपन कर रही हूँ, मेरे तो क्विज ओपन हो रहे हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही है, क्योंकि मैं अपने क्विज से ही आप लोगों को राइट आंसर जो है करके फिर आपको जो है आपके साथ शेयर करती हूँ कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो मैं भी क्विज ओपन करती हूँ एंड देन मैं उसको राइट आंसर करके देन आपको जो है आंसर बताती हूँ। तो मेरे तो क्विज ओपन हो रहे हैं, बट आपके क्विज ओपन नहीं हो रहे हैं, तो मे बी शायद नेटवर्क इशू भी हो सकता है कि नेटवर्क की वजह से जो है वो वेबसाइट को नहीं कर पाता। और कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड की वजह से भी वेबसाइट वर्क नहीं करती है। बट जितनी भी इंफॉर्मेशन है मैं एक बार जो है सर से क्लियर करूंगी, और जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को और कुछ स्टूडेंट को बता दिया है, मैं आप लोगों को फिर बता देती हूँ कि आज जो हमारी आज ये क्लास हो रही है, इसके बाद शाम को, ठीक है, तो मतलब इवनिंग टाइम पर 7:30 पे गूगल मीट होगी। क्लियर है? 7:30 पे गूगल मीट होगी और जिन भी स्टूडेंट्स को डाउट है, जिन भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम है, लॉगिन करने में प्रॉब्लम है या किसी भी तरीके की इंटरफेस आपको देखने को मिल रहा है और प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, तो आप लोग 7:30 जो है मीटिंग को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। और मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आपको किस तरीके से करना है, और मैं कोशिश करूंगी कि सर भी उस मीटिंग को ज्वाइन करे, क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरे किसी भी स्टूडेंट का क्विज छूटे। ओके, ये तो मेरे को है ही है कि मेरे किसी भी स्टूडेंट का लॉस नहीं होना चाहिए, उन्हें भी बेनिफिट होना चाहिए। तो मैं सर से बात करूंगी और सर को बताऊंगी, अगर इफ़ वो ज्वाइन करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी करेंगे तो वो सारी इंफॉर्मेशन, सारी अपडेट मुझे दे देंगे और मैं आप लोगों के साथ 7:30 पे मीटिंग करूंगी। ओके, तो जिन भी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है क्विज देने में, वो सबके सब 7:30 आकर ज्वाइन करेंगे। मैं लिंक जो है वो टेलीग्राम में सेंड कर दूंगी, तो टेलीग्राम पे सभी के सभी को लिंक सेंड किया जाएगा और आप लोग वहां से ज्वाइन करके मुझसे जो भी डिस्कशन है, जो भी बात है, जो भी प्रॉब्लम है, वो मुझसे शेयर कर सकते हैं। अब देखिए, इतना मैं कर सकती हूँ आप लोगों के साथ, आप लोगों के लिए, और बस, और तो क्या बोलूँ मैं, ठीक है। तो इतना आप लोगों के लिए कर रही हूँ, तो आप लोग ज्वाइन कर लेना। 7:30 आज शाम को 7:30 जो है मीटिंग होगी गूगल मीट, आप उसे ज्वाइन करना, जिसको भी जो प्रॉब्लम है वो वहाँ पे पूछ सकता है। चलिए आगे चलते हैं। जैसे कि आपको टाइमिंग का बता दूं कि जिन स्टूडेंट को टाइमिंग नहीं पता, तो 9:30 बजे जीके की क्विज डल जाती हैं। अच्छा, वेबसाइट कब से कब तक ओपन रहती है, तो मैं आपको बता दूं कि जैसे फर्स्ट क्विज शुरू हुआ 10:30 तक, रात के 10:30 तक जो क्विज है वो, उसका जो पोल है वो ओपन रहता है, ठीक है। 10:30 तक आप आराम से जो है क्विज अटेंड कर सकते हैं। आप कहेंगे कि मैम ने इन्फॉर्मेशन नहीं बताई, ये सारी इन्फॉर्मेशन इसीलिए बताई जा रही है कि आप लोगों को पता चले 10:30 तक शाम तक क्विज ओपन है, सभी के सभी स्टूडेंट ओपन करते हैं। हम सिर्फ स्पीड चेक करते हैं कि किसने कितनी स्पीड में, किसने कितनी जल्दी जो है आंसर किया है, और इसमें क्या हो रहा है, आप लोगों का स्कोरिंग हो रहा है, आप लोगों को एक स्कोर मिल रहा है, वो स्कोर रेगुलर जो है वो बढ़ते जा रहे हैं स्कोर आपके, और जिसके सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्कोर है विद स्पीड है, उसको हम लोग जो है फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड जो है विनर बताते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले होती है हमारी जीके की क्विज। जीके में अलग जो है किया जाएगा, मतलब रैंडमली जो है उसमें जो है जीके के सिर्फ जितने भी जीके के आंसर जिन्होंने किए उनको सिलेक्ट किया जाएगा। जो फर्स्ट पेपर है 11:50 AM में होता है, उसके क्विज होते हैं वो वहाँ पे लिया जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के जो क्विज है वो 2:50 पे लिए जाएंगे।
ठीक है। उसके बाद अगर मैं सेकंड पेपर की बात करूँ तो सेकंड पेपर स्पेसिफिक सब्जेक्ट बेस होता है। तो आप सभी का हिंदी है तो आप लोगों के हिंदी के क्विज 5 बजे तक डल जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप वेट कर सकते हो, 5:30 तक का वेट कर सकते हो, ठीक है, बट 5 बजे तक ऑलमोस्ट डल जाते हैं क्विज। मैंने भी जो है 5 बजे ही चेक किया था तो क्विज तो डल गए थे, मुझे शो भी कर रहे थे। आई डोंट नो कि आप लोगों को क्यों नहीं शो कर रहे थे, ठीक है। और नेटवर्क इशू, कल नेटवर्क इशू भी था तो पता नहीं, बाकी आप लोगों का भी देखिए कि कैसे क्या प्रॉब्लम आ रही है, वो देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो बस आपको तो इतने ही क्विज अटेंड करने हैं। आपको फर्स्ट पेपर जीके का और मेरा पेपर जो है वो अटेम्प्ट करना है। अब बात करते हैं हम लोग कंप्यूटर और हिंदी की। उससे पहले सिलेबस वाला पेज यहाँ पे मिसिंग हो गया। सिलेबस की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, जो हमारा सिलेबस है उसकी बात करूँ तो हमारा सारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो चुका है। मैं एक बार आप लोगों को बता देती हूँ कि क्या क्या करवाया है मैंने। हिंदी भाषा और उसके विकास में मैंने हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी करवा दी, जिसके अंदर हमने 3 प्राचीन आर्य भाषा, आधुनिक आर्य भाषा और मध्य आर्य भाषा तीनों कर ली थी। हिंदी की उपभाषाओं में सारी उपभाषाएं आपको मैंने बोलियों के अंदर करवा दिया था, तो बोलियों वाली वीडियो देखोगे तो उसमें सारी भाषाएं आपके क्लियर हो जाएगी। खड़ी बोली, ब्रज और अवधि की विशेषता मैंने करवा दी थी। हिंदी के विविध रूप के अंदर मैंने हिंदी, उर्दू, दक्कनी और हिंदुस्तानी करवा दिया था। हिंदी का भाषिक स्वरूप, उसके अंदर मैंने आपको स्वर्णी व्यवस्था करवाई थी, खंडे और खंडेतर, और दोनों मैंने अलग अलग करवाया था, खंडे पार्ट 1 करके और खंडेतर भाग 2 करके। हिंदी की ध्वनि का वर्गीकरण किया था मैंने, और वर्गीकरण वाला जो है वो करवाया था। उसके बाद मैंने हिंदी की शब्द रचना करवाई, जिसमें मैंने आपको उपसर्ग, प्रत्यय और समास कराया, वो भी मैंने अलग अलग कराया, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 करके। हिंदी की रूप रचना करवाई, जिसमें मैंने लिंग, वचन और कारक व्यवस्था के संदर्भ में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के रूप बताए थे। ये पूरी एक ही क्लास थी। हिंदी वाक्य रचना कराया। उसके बाद मैंने हिंदी भाषा करवाया, जिसके विविध जो है रूप करवाए मैंने, ठीक है, जिसमें हमने बोली, मानक भाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, संपर्क भाषा, ये सब करवाया। फिर मैंने पिछली जो क्लास हुई थी हमारी, संचार माध्यम और हिंदी करवाया था, ठीक है। इसके बीच में मैंने आप लोगों को लिपि भी करवाया था, लिपि के बारे में भी बताया था, क्योंकि लिपि से प्रश्न बन जाते हैं, तो लिपि करवाया था। और लिपि के साथ मैंने आपको एक राजभाषा करवाया था। तो आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। जो राजभाषा वाला टॉपिक मैंने करवाया था ना, उस राजभाषा में मैंने आपको करवाया था जो आर्टिकल्स करवाए थे, ठीक है, जो मैंने आप लोगों को क्या करवाए थे, अनुच्छेद करवाए थे, जो मैंने आपको, वो अनुच्छेद सारे के सारे इसके अंदर आएंगे, हिंदी की संवैधानिक स्थिति के अंदर। सिलेबस को देखेंगे तो पता चल जाएगा, हिंदी की जो संवैधानिक स्थिति है उसके अंदर ही जो है राजभाषा वाला टॉपिक पूरा का पूरा आता है, ठीक है। तो अब हमारा सिर्फ एक क्लास रह गई है, सिर्फ ओनली 1 क्लास हमारी रह गई, और ये बहुत ही अच्छी बात है हमारी कि हमारा ऑलमोस्ट 2 जो इकाई है वो पूरी अच्छी तरीके से कंप्लीट हो गई है। आप लोग इसी को अच्छी तरीके से नोट्स बनाकर रिवाइज करेंगे और 2-2, 3-3 बार पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि आपका आराम से इजीली नेट तो क्लियर हो ही जाएगा। लेकिन अगर आप थोड़ा और अच्छी तरीके से ध्यान देंगे तो जरूर आपका जेआरएफ भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो 1 नंबर भी आपका कहीं से कटने वाला नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैंने काफ़ी अच्छी तरीके से आपको करवाया है। मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ आप लोगों के लिए और आप लोगों को इतनी अच्छी तरीके से करवाती हूँ। आप लोगों से यही उम्मीद रहती है कि आप लोग भी इसी तरीके से मेहनत करें और करके दिखाएं मुझे, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है कि कोई बोले, मुझे चाहिए कि करके दिखाए। सो यू कैन डू इट। आप लोग सबके सब कर सकते हैं और मुझे करके बहुत उम्मीदें हैं आप लोगों से कि आप करके भी दिखाओगे मुझे इस बार अपना जेआरएफ नेट जो है वो क्लियर करके दिखाएंगे। और अगर नहीं भी हो पाता कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे पास दिसंबर का भी टाइम है, आप दिसंबर में भी मुझे करके दिखा सकते हैं। बट 1 साल के अंदर अंदर करना है, जब तक मैं भी आप लोगों के साथ हूँ, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग अच्छी तरीके से इसे कंप्लीट करें। चलिए, तो नेक्स्ट हमारी जो क्लास होगी वो मैं बता दूं आप लोगों को, वो हमारी जो देवनागरी लिपि है उसके ऊपर होगी। तो देवनागरी लिपि की विशेषताएं और मानकीकरण। वैसे अगर मैं लिपि की बात करूं तो लिपि भी मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा अच्छी तरीके से देवनागरी लिपि को पढ़ेंगे और समझेंगे, ठीक है। चलिए, अब हम आज की क्लास की ओर चलते हैं कि आज की क्लास हमारी क्या है, कंप्यूटर और हिंदी।
कंप्यूटर और हिंदी का संबंध, मैंने बताया कि जैसे आपको पिछली क्लास में बताया था संचार माध्यम में हिंदी का कैसे रोल हुआ, मतलब संचार के जो माध्यम है उनमें हिंदी का प्रयोग कितना ज्यादा प्रभाव मतलब होने लगा कि मतलब सबसे ज्यादा समाचार पत्र हिंदी में थे। ठीक है, हर चीज गूगल, फेसबुक जो हम यूज करते हैं रोज रूटीन की लाइफ में, जो सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं वो सारे सोशल मीडिया भी हिंदी में हो गए हैं और हर चीज हिंदी में हो गई। तो अब हम रोल बताएंगे कि हिंदी का रोल कंप्यूटर में कैसे है, कंप्यूटर के अंदर हिंदी की क्या जो है किस तरीके का रोल है हिंदी का, और कैसे हम हिंदी का प्रयोग जो है वो कंप्यूटर के अंदर कर रहे हैं। इकाई 1 चल रही है, भाग 21वां चल रहा है। कंप्यूटर और हिंदी, पहला पॉइंट देखेंगे सभी के सभी। 1965 के आसपास हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि को कंप्यूटर पर काम शुरू हुआ था। तो क्या है कि 1965 के आसपास अगर हम देखें तो हिंदी भाषा और जो देवनागरी लिपि है उसको लेकर कंप्यूटर पे काम शुरू हो गया था। हिंदी भाषा का प्रयोग भी होने लगा था, साथ साथ जो हमारी, आपको पता है ये लिपि कौन सी है, देवनागरी लिपि है हिंदी की, तो उसका प्रयोग भी इसके अंदर होना शुरू हो गया था। 1970 में क्या हुआ, उसके बाद सफलता मिलने लगी थी। तो मतलब धीरे धीरे जैसे जैसे प्रयोग हुआ धीरे धीरे सफलता भी जो है देखने को मिलती रही और इस तरीके से जो है हिंदी का जो विकास है वो बहुत अच्छी तरीके से होने लगा। सेकेंड पॉइंट देखेंगे कि ECIL हैदराबाद की एक कंपनी है। ECIL हैदराबाद की एक कंपनी है जो 1977 में हिंदी के फोर्ट्रीन इस तरीके से पड़ेगा, ठीक है, फोर्ट्रीन नामक कंप्यूटर भाषा में एक प्रोग्राम चलाया जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि कंप्यूटर पर हिंदी सबसे पहले 1977 में दिखाई दी थी। अब यहां पर देखो प्रश्न कैसे बनकर आ जाता है। प्रश्न देखो, सबसे पहले इसको समझेंगे। ICIL हैदराबाद की कंपनी थी, तो हैदराबाद की एक कंपनी थी, कंपनी का नाम क्या था, ECIL। क्या कंपनी का नाम था, ECIL, जो कहाँ की कंपनी थी, हैदराबाद की कंपनी थी। कब बनी थी ये देखो, 1977 में ये कंपनी बनी थी और हिंदी में 14 नामक कंप्यूटर भाषा में एक प्रोग्राम चलाया था। तो जो है कंप्यूटर में किस भाषा पे, तो आप लोगों को प्रश्न बनकर आ सकता है कि जो हैदराबाद की एक कंपनी थी ECIL 1977 में, उन्होंने किस भाषा पर प्रोग्राम चलाया था। तो आपने क्या आंसर देना है कि 14 जो नामक भाषा पर जो है उन्होंने चलाया था। तो 14 आपको याद रखना है, यहाँ पर लिखी हुई स्पेलिंग, ठीक है। और इसके आधार पर ही कहा जा सकता है कि कंप्यूटर पर हिंदी सबसे पहले जो है 1977 में दिखाई दी थी। तो कंप्यूटर में देखिए, वैसे तो हिंदी जब आई थी, लेकिन अभी कंप्यूटर की बात की है क्योंकि कंप्यूटर के साथ हम हिंदी को रिलेट कर रहे हैं, तो हमें सारी चीजें कंप्यूटर को ही लेकर चलना है। तो कंप्यूटर में हिंदी सबसे पहले कब आई थी, 1977 में। कब आई थी, 1977 में। सभी कमेंट्स भी करेंगे क्योंकि ये थोड़े थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है, ये थोड़ा पढ़ने वाला सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है जो हम इसको प्रैक्टिकली याद करेंगे। बाकी चीज़ें थोड़ी प्रैक्टिकल हो जाती है बट ये थ्योरेटिकल है, थोड़ा वैसी चीज़ें हैं और इनमें हमने ये जो तथ्य है यही भी याद करने हैं क्योंकि इन्हीं में से प्रश्न जो है वो उठकर आते हैं और जितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते थे मैंने सारे के सारे इसमें डाले हैं ताकि इनमें से प्रश्न बनकर आए तो आप लोग आसानी से इसका आंसर कर सको। चलिए आगे, बिरला विज्ञान टेक्नोलॉजी संस्थान, कौन सी संस्थान का नाम क्या है, बिरला विज्ञान और टेक्नोलॉजी संस्थान, जो कि कहां पे है, पिलानी में है। कहां पर, पिलानी में है। DCM दिल्ली के संयुक्त प्रयोग के प्रथम द्विभाषी कंप्यूटर सिद्धार्थ के नाम पर 1980 के आसपास हुआ था। सबसे पहली चीज इसे समझ लीजिए, पहले के टाइम पर क्या था कि कंप्यूटर सिर्फ एक भाषी था, द्विभाषी नहीं था। द्विभाषी का क्या अर्थ होता है, स्पेलिंग द्विभाषी की इस तरीके की है, ठीक है, दिख रही है। ठीक है, तो क्या है कि सबसे पहले जो है एक भाषा का प्रयोग किया जाता था। जब कंप्यूटर आप लोगों ने देखा होगा तो कंप्यूटर में क्या होता था कि कंप्यूटर में सिर्फ एक भाषा का प्रयोग ही किया जाता था, जो भाषा उसमें थी उसी भाषा का प्रयोग किया जाता था, उसके अलावा कोई भी भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता। इंग्लिश थी तो इंग्लिश का ही प्रयोग किया जाता। लेकिन अब क्या हो गया, अब होगी है द्विभाषी।
अब क्या हो गई है, द्विभाषी। मतलब अगर आप चाहो तो कंप्यूटर में इंग्लिश भाषा का प्रयोग भी कर सकते हो और साथ साथ में हिंदी भाषा का भी उसमें जो है अब स्टार्टिंग होगी तो हिंदी भाषा का प्रयोग भी आप उसमें कर सकते हो। तो ये बता रहे हैं कि जो बिरला विज्ञान टेक्नोलॉजी संस्थान है पिलानी में, डीसीएम ने दिल्ली के जो संयुक्त प्रयास में प्रथम द्विभाषी जो है कंप्यूटर चलाया था, प्रथम द्विभाषी। तो प्रश्न क्या बनकर आएगा कि प्रथम द्विभाषी जो कंप्यूटर था उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था उसका, सिद्धार्थ नाम था। सिद्धार्थ का विकास हुआ था, कब हुआ था विकास इसका, 1980 में इसका विकास हुआ था। तो ये कुछ पॉइंट्स याद करते रहिए। सबसे पहली चीज कौन सी संस्थान थी, बिरला विज्ञान और टेक्नोलॉजी संस्थान थी, कहां पर थी, पिलानी में थी। डीसीएम ने जो है दिल्ली के संयुक्त प्रयास में प्रथम द्विभाषी कंप्यूटर का लॉन्च किया था, उसका नाम क्या था, सिद्धार्थ था। कब लॉन्च किया था, 1980 में इसकी जो है इसको लेकर आए थे। समझ आ गया। तो इस तरीके के तथ्य वाले पॉइंट्स आपको याद रखने, क्योंकि इन्हीं में से प्रश्न बनकर आ जाता है। हम तो सिंपली इसको पढ़ लेते हैं और छोड़ देते हैं, और तभी तो फिर रह जाता है, नहीं हो पाता एग्जाम। तो इसीलिए ये सब चीजें ध्यान में रखनी है। फोर्थ पॉइंट में क्या है देखेंगे अब यहां पर, एप्पल ने 1997 में भारतीय भाषा किट प्रस्तुत करके हिंदी में कार्य करना संभव किया। ठीक है, तो एप्पल ने 1997, बताओ भाई मेरा सन आ गया ये, तो बताइए 1997 में उस टाइम पे जो है पैदा हुई थी। तो एप्पल ने 1997 में भारतीय भाषा किट प्रस्तुत करके हिंदी में कार्य करना संभव किया था। ठीक है, तो यहां पर हिंदी में कार्य करना कब संभव किया था, मतलब आपको सिर्फ ये पूछेंगे भारतीय भाषा किट प्रस्तुत करके हिंदी कार्य करना कब संभव किया था, तो 1997 में संभव किया था। और कहां, एप्पल ने ये किया था। तो एप्पल ने 1997 में भारतीय भाषा किट प्रस्तुत करके हिंदी में कार्य संभव किया था। हिंदी में ही उन्होंने सारे कार्य किए, इंग्लिश का प्रयोग नहीं किया। तो आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पर आप लोगों को क्या दिखाया जा रहा है, आप लोगों को सिर्फ ये बात दिखाई जा रही है बार बार कि कंप्यूटर में पहले सिर्फ एक भाषा का प्रयोग किया जाता था, इंग्लिश का, लेकिन धीरे धीरे हिंदी का प्रचलन इतना ज्यादा हुआ कि हिंदी का प्रयोग भी हर जगह होने लग गया। फिफ्थ पॉइंट देखेंगे, इसी दौरान क्या है, जो मोटोरोला है, ठीक है, मोटोरोला वेरी फेमस, मोटोरोला क्या है, ये फोन बनाती है, फोन बनाने वाली कंपनी है मोटोरोला। समझ आ गया, फोन बनाने वाली कंपनी है मोटोरोला। तो जो मोटोरोला कंपनी है ISCLAP, जिसको हम कहते हैं इंडियन स्टैंडर्ड कोड ऑफ लैंग्वेज पेजिंग। ठीक है, पेजिंग का काम पहले किया जाता था। पेजिंग का काम की मतलब जैसे लेटर्स वगैरह पेजिंग होता था, तो मतलब कोई भी संदेश को आदान प्रदान करने के लिए इधर से एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। ठीक है, पेज लेकर जाना पड़ता था और पेजिंग करके ही सारे काम होते थे। लेकिन मानक का विकास किया, मतलब एक स्टैंडर्ड चीज आई, जिससे क्या हुआ, सहायता से संदेशों का आदान प्रदान पेजर में हिंदी मराठी में करना जो है संभव हो गया। तो अब क्या था कि पेजर का प्रयोग जो है हिंदी में, मराठी में और गुजराती में करने लग गया। अच्छा, ये प्रश्न बनकर आया था पिछली बार, तो ये प्रश्न कीजिए कि कौन सी लैंग्वेज में जो है संभव किया था। तो ये जो स्टैंडर्ड कोड ऑफ लैंग्वेजिंग पेजिंग है मोटोरोला की, इसका जो विकास हुआ था उसके बाद इस संदेश का आदान प्रदान जो है 3 लैंग्वेजेस में किया गया। कौन कौन से भाषा में, हिंदी में, मराठी में और गुजराती में किया गया। तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये। 6 पॉइंट आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहिए ताकि आपको साथ साथ याद भी होता रहे। ज्यादा हार्ड तथ्य नहीं है, बहुत इजी है, बस थोड़ा सा आपको इसको ध्यान देना है। 1-2 बार करोगे तो सन के साथ साथ ही आपको उनकी कंपनी वगैरह जो भी है ये आपको साथ साथ ही याद हो जाएगा। 1998 में, मतलब उसके एक टाइम बाद ही 1998 में, 1997 में एप्पल आया था, उसके बाद 1998 में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी आई थी IBM। कौन सी, IBM। ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कहते हैं फुल फॉर्म इसकी। ठीक है, तो IBM ने जो है IBM ने यहाँ पे
डॉस 6 का हिंदी संस्करण तैयार किया। तो डॉस 6 का हिंदी संस्करण 1998 में रेडी किया गया। तो आप लोगों को क्या याद रखना है कि 1998 में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी जिसका नाम है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ठीक है, तो IBM जिसको कहते हैं हम IBM, तो सबसे बड़ी जो कंपनी थी जिसको डॉस 6 जो है उसका हिंदी संस्करण तैयार किया था। मतलब पूरा का पूरा जो डॉस 6 तैयार किया वो इंग्लिश में नहीं तैयार किया बल्कि हिंदी में तैयार किया गया। तो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी 1998 में, तो इतना सा याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है हमारा 7th पॉइंट। तो 7th पॉइंट में क्या है, गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग ने अपनी वेबसाइट, अब गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग ने अपनी वेबसाइट का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है http जो है / डाल के यहाँ पे rajbhasha.nic.in/ पर राजभाषा हिंदी में काम करने के लिए आसान बनाने के उद्देश्य से हिंदी में कई सॉफ्टवेयर उपकरण करवाए जा रही है। मतलब अब ये क्या कर रही है, जो मंत्रालय है वो वेबसाइट भी देखो ओपन करवा रही है और राजभाषा के हिंदी के कामकाज के लिए कि ताकि सारा कामकाज हिंदी में किया जाए उसके लिए सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध करवा रही है, ताकि वो सॉफ्टवेयर डालकर जो है हिंदी में भी प्रयोग कर सके। तो इस तरीके के ऊपर मैंने देखो वेबसाइट भी दे रखी है आपको, साथ साथ में ये भी बताया। अच्छा, ये काम कौन कर रहा है, विभाग की जो वेबसाइट का काम है ये हमारी गृह मंत्रालय कर रही है। तो आपको यहाँ पे गृह मंत्रालय वाला पॉइंट जो है वो भी याद रखना है, ठीक है। तो गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग ने अपनी जो वेबसाइट है उसमें राजभाषा हिंदी में काम करने के लिए या आसान बनाने के लिए एक सॉफ्टवेयर जो उपकरण है उसको प्रोवाइड करने की बात की थी कि उनको भी प्रोवाइड करना चाहिए एक सॉफ्टवेयर, ताकि जो है सभी की सभी चीजें जो है हिंदी में की जा सके, ठीक है। हिंदी राजभाषा हिंदी जो है उसमें काम करने के जो तरीका है वो हिंदी में किया जाए। उसके बाद 8th पॉइंट देखेंगे क्या है, इंटरनेट पर हिंदी को भारत की वेब दुनिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भारत की वेब दुनिया। तो वेरी इंपॉर्टेंट है वेब दुनिया। इंटरनेट पर हिंदी को क्या कहा जाता है, प्रश्न बन सकता है। इंटरनेट पर हिंदी को जो है भारत की वेब दुनिया कहा जाता है और ये लिंक है http://www.webdunia.com नामक वेबसाइट में सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था। सबसे पहले कहां प्रस्तुत किया था, इसी वेब दुनिया में प्रस्तुत किया था। किसको, इंटरनेट पर हिंदी को। तो आपको इतना भी याद होना चाहिए कि इंटरनेट को सबसे प्रथम हिंदी में कहां प्रयुक्त किया था, तो यही प्रयुक्त किया था भारत की जो वेब दुनिया है उस पर, उस वेबसाइट पर। उसके बाद आ जाता है हमारा अगला पॉइंट, आधार कार्ड में भी व्यक्ति की जो सूचनाएं हैं वो हिंदी माध्यम से ही उपलब्ध करा जा रही है। तो अगर आप लोगों को पता होगा तो आप लोगों ने अपने आधार कार्ड देखे होंगे। तो आधार कार्ड भी अगर जो बने हैं हम लोगों के, है ना, तो आधार कार्ड में आपने देखा होगा एक साइड पूरा का पूरा जो है वन पोर्शन जो है उसमें पूरा इंग्लिश में लिखा होता है और उसकी बैक साइड में दूसरा जो पोर्शन होता है वो पूरा का पूरा हिंदी में लिखा जाता है। तो अब हर जगह जो है हिंदी का प्रयोग मैं कहूँ कि इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि हर चीज़ में जो है अब किया जा रहा है। तभी तो जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं, जितने भी इलेक्ट्रिक वाली चीज़ें हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें हैं जितनी भी, जैसे लाइक फ़ोन हो गए हमारे पास, टैबलेट्स हो गए हमारे पास, कंप्यूटर हो गए हमारे पास, लैपटॉप हो गए, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो कोई भी चला ले रहा है। क्यों चला ले रहा है, क्योंकि पहले सिर्फ इंग्लिश में होता था तो वो उन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं कर पाते थे। जैसे कि मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि वो उन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं कर पाते थे क्योंकि इंग्लिश में होता था, उन्हें इंग्लिश इतनी अच्छी तरीके से आती नहीं थी। अब क्या है, अब हिंदी में कन्वर्ट हो गया, तो अब वो क्या करते हैं, अपने फ़ोन को भी पूरा हिंदी में कर देते हैं, अपने कंप्यूटर को भी, पीसी को भी हिंदी में कर देते हैं, अपने टैबलेट को भी हिंदी में कर देते हैं। तो हर चीज़ को वो हिंदी में कन्वर्ट कर देते हैं जिससे उनको आसानी होती है हर चीज़ का आंसर करने में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आधार कार्ड भी हिंदी में हो गए। तो बहुत सारी चीज़ें अगर आप लोग ध्यान दोगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई है जो अब हिंदी में ही हो गई है। बोर तो नहीं हो गया कोई, नींद तो नहीं आ रही? अरे नींद आ रही है तो तुम लोग थोड़ा पानी पुनी पी लो, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं भी थोड़ा पानी पी लेती हूँ, कोई ऐसे चक्कर की बात नहीं है, पानी पी लेते हैं हम, फिर बोलती हूँ मैं भी। पी लीजिए, आप भी पानी पी लीजिए।
भैया मैंने अपने बच्चों को बोर नहीं करना है, मैंने अपने बच्चों को मस्ती से पढ़ाना है, मज़े में पढ़ाना है, और मैंने देखना भी है कि स्टूडेंट थक तो नहीं गए हैं। तो सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है मुझे, ठीक है, कहीं से बोर नहीं हो जाए। अरे थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, इतना भी कोई इतनी जल्दी नहीं है कि गाड़ी पकड़नी है हमको, ट्रेन पकड़नी है कि हमने बस चलते रहना है, चलते रहने घंटे से। अरे थोड़ा रिलैक्स। हाँ जी, तो आप लोगों को क्या क्या शौक है, मैं चाहती हूँ, मैं जानना चाहती हूँ आप लोगों के अंदर क्या क्या आर्ट है, क्या क्रिएटिविटी है। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि आप लोगों के अंदर क्या क्या क्रिएटिविटी है। लाइक आपको किसको, किसी जैसे किसी को ड्राइंग में इंटरेस्ट होता है, ठीक है, किसी को डांसिंग में इंटरेस्ट होता है, किसी को सिंगिंग में इंटरेस्ट होता है, ठीक है, अलग अलग आर्ट है। तो आप लोगों को किन किन चीज़ों में इंटरेस्ट होता है, तो चला मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, सारे के सारे कमेंट करके बताइए मुझे कि आप लोगों को किन किन चीज़ों में इंटरेस्ट है। जैसे किसी को तो स्टडी करने में, किसी को मूवीज़ बड़ी पसंद होती है यार, तो वो मूवीज़ देखने में बड़ा उनको मज़ा आता है, मूवीज़ देखते हैं भाई धड़ाधड़ एक साथ। एक्चुअली मुझे भी, मैं कहूँ ना, मूवीज़ देखना अच्छा लगता है, लेकिन मेरे को कैसी मूवीज़ देखना पसंद है, हॉरर मूवीज़। हॉरर मूवीज़ मुझे बहुत पसंद है। तो मतलब मैं कभी कभी मुझे अपना माइंड फ्रेश करना होता है तो मैं हॉरर मूवीज़ देखती हूँ। हालांकि मुझे डर भी बहुत लगता है, लेकिन हॉरर मूवीज़ में मुझे बहुत इंटरेस्ट आता है, मज़ा आता है। लेकिन मैं कभी भी हॉरर मूवीज़ नाइट को नहीं देखती हूँ, हमेशा मैं जो है इस टाइम पर, मतलब गुड आफ्टरनून के टाइम पे मैं हमेशा देखती हूँ, मज़ा आता है मुझे। मैंने मतलब काफ़ी सारी हॉरर जो स्टोरीज़ होती हैं वो देखी होगी, एपिसोड्स देखे होंगे, ठीक है, जितने भी आते हैं बहुत सारे। और मतलब बॉलीवुड में तो इतना मज़ा नहीं आता जितना हॉलीवुड में आता है, तो मैंने हॉलीवुड बहुत सारी देखी है, रियल स्टोरीज़ जो होती है हॉरर वाली वो देखी हैं, तो बहुत मज़ा आता है। तो इसी तरीके से आप लोगों का भी कोई ना कोई इंटरेस्ट होगा, है ना, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों के अंदर भी बहुत सारी हॉबीज़ हैं जो आप लोगों को बहुत पसंद है। तो आपके हॉबीज़ का भी मुझे पता रहेगा, और हम जब भी पढ़ेंगे या कुछ करेंगे तो ज़रूर मैं ख्याल रखूँगी उन हॉबीज़ का भी। ओके जैसे किसी को बहुत शेर व शायरी का होता है शौक, तो जिनको शेर व शायरी का शौक होता है वो प्लीज़ मेरे लिए भी थोड़ी एक दो शेर व शायरी कर सकते हैं ताकि जो जो मैम के लिए भी शेर व शायरी हो जाए थोड़ी बहुत अच्छी अच्छी ठीक है, तो इसी तरीके से हंसते रहिए, ओके, और मुस्कुराते रहिए, थोड़ा शेर व शायरी जो जो मैम के लिए भी करते रहिए ठीक है, और खुश रहिए हमेशा। चलिए अब पढ़ते हैं, अब थोड़ा मूड आप लोगों का फ्रेश हो गया, मैं आपको सोना नहीं देना चाहती थी, तो चलिए आगे चलते हैं, फिर कंटिन्यू करेंगे। 10 पॉइंट क्या कहता है, ठीक है। तो अब बात आती है यूनिकोड की। अब यूनिकोड क्या होता है, यूनिकोड को मैंने आगे अच्छी तरीके से डिफाइन किया है, क्योंकि ना यूनिकोड के ऊपर यूजीसी नेट में प्रश्न आ जाता है, यूजीसी के पेपर में बहुत बार यूनिकोड को लेकर प्रश्न आया, इसलिए मैंने ऐसा किया कि यूनिकोड के अलग सा ही बना दिया। तो यूनिकोड का आगे जाके मैंने दिया हुआ है, तो पॉइंट्स दिए हुए हैं यूनिकोड के, वहां पर जाके मैं यूनिकोड आपको समझा दूंगी। यूनिकोड मंगल जैसे, जो यूनिकोड जो है मंगल जैसे यूनिवर्सिटी फॉन्ट ने जो देवनागरी लिपि को कंप्यूटर पर एक नया जीवन प्रदान किया है, ठीक है। यहां पर क्या बोल रहा है कि यूनिकोड जो है मंगल जैसे, उन्होंने यूनिवर्सल फॉन्ट, यहां पर क्या आ रहा है वर्ड देखिए ध्यान से, यूनिवर्सल फॉन्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिवर्सल फॉन्ट क्या दिया है कि यूनिवर्सल कोड एक यूनिवर्सल फॉन्ट दिया है, जो क्या करता है, जो देवनागरी लिपि को कंप्यूटर में नया जीवन प्रदान किया है। मतलब एक जो देवनागरी लिपि है उसको कंप्यूटर में डालकर वो एक नई तरीके से शुरू हम कर सकते हैं। मतलब जैसे मैंने बताया ना कि हर एक कंप्यूटर में पहले ऐसा नहीं होता था कि हम हिंदी की टाइपिंग कर सके, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं होता था, या तो हमें उसमें कोई सॉफ्टवेयर डलवाना पड़ता था या फिर कुछ करवाना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा है कि 2000 के बाद वाली जितनी भी विंडोज हैं, अगर आप 2000 बाद वाली जितनी भी विंडोज डालोगे तो देखोगे, विंडोज देखोगे तो उसमें आप देखोगे कि यूनिकोड में ऑलरेडी ऑप्शन है यूनिवर्सल फॉन्ट का, क्योंकि उसमें आप कन्वर्ट कर सकते हो अब किसी भी लैंग्वेज में। अब तो चलो, अब तो हमारे पास गूगल है, तो हम लोग तो हर एक लैंग्वेज में कर सकते हैं। अगर मान लो कोई सेंटेंस है, इंग्लिश का सेंटेंस है या हिंदी का सेंटेंस है, अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे मराठी में पता चले, मैं गूगल में बोलूंगी तो फटाफट वो चीज कन्वर्ट होकर आ जाएगी। यस,
क्योंकि ये सारी चीज़ें, हाँ टेक्नोलॉजी अब बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यूनिकोड की बात की जा रही है और कहा जा रहा है कि यूनिकोड में यूनिवर्सल फॉन्ट आ गया, जिसमें देवनागरी लिपि, मतलब हिंदी की बात की जा रही है कि हिंदी जो है वो कंप्यूटर के अंदर नया जीवन मिल गया उसको, क्योंकि हिंदी की टाइपिंग, हिंदी में ही सब कुछ लिखा जाने लग गया बाय यूनिकोड, यूनिकोड से। समझ आ गया? 11th पॉइंट क्या है कि आज इंटरनेट पर हिंदी साहित्य से संबंधित लगभग 70 ई पत्रिकाएं देवनागरी लिपि में ही उपलब्ध है। अब आप लगा लीजिए, हिंदी साहित्य जो मैं आपको पढ़ा रही हूं, ये हिंदी साहित्य की जो ई पत्रिकाएं हैं, ई पत्रिकाएं तो मैंने आपको जो है संचार वाले में भी बताया था, संचार माध्यम में। ई पत्रिका क्या होती है कि वेबसाइट जो हम लोग फोन में देखते हैं, ये वेबसाइट वगैरह, इस वेबसाइट में ई पत्रिका होती है, मतलब इंटरनेट के अंदर ही सारा होता है, दैनिक भास्कर वगैरह हम लोग जो उसमें पढ़ते हैं, उसी तरीके से पत्रिकाएं भी उसके अंदर ही होती है, फोन के अंदर ही हम लोग सारी चीजें पढ़ सकते हो। पेज टू पेज होता है, एक पेज हटाया, फिर दूसरा हटाया, तीसरा किया, फिर चौथा, फिर ऐसे। तो ई पत्रिकाएं पूरे पीडीएफ के तरीके से जो है हमारे पास ही होते हैं। इंटरनेट पत्रिका है इसलिए ई पत्रिका इसको कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि हिंदी साहित्य के पूरे लगभग 70 ई पत्रिकारिता वो किसमें लिखी गई है, देवनागरी लिपि, मतलब हिंदी में लिखी गई है। तो आप लोग लगा सकते हो अंदाजा कि अब हिंदी की कितनी ज्यादा भरमार हो गई है कि सारी चीजें हिंदी में कन्वर्ट हो गई और ज्यादातर हिंदी का प्रचलन हो रहा है और इंग्लिश को भी पीछे छोड़ते जा रहे हैं, हर चीज हिंदी में होती जा रही है। ठीक है, और आप लोग हमारा ही लगा लीजिए, हम लोग हिंदी के स्टूडेंट्स हैं, तो हम लोग कितने अच्छी तरीके से हिंदी कर रहे हैं और यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी साहित्य की तैयारी कर रहे हैं, और जो है इसी तरीके से हम जैसे होंगे तब हमारी हिंदी जो है वो आगे तक चलती रहेगी, अगर हमारे जैसे लोग जो है हिंदी करते रहेंगे। अगर हम अपनी हिंदी को ही छोड़ देंगे, है ना, अपनी हिंदी भाषा को ही छोड़ देंगे, तो आगे वाले बच्चे आएंगे और बोलेंगे क्या हिंदी, कौन सी हिंदी, कैसी हिंदी, है ना, व्हाट इज हिंदी। तो इस तरीके के क्वेश्चंस उन लोगों के होंगे। ठीक है, तो अपनी संस्कृति को बचाना, अपनी हिंदी जो हमारी ये है, हिंदी भाषा जो है, इसे बचाना जो है हमारा फर्ज है, हमारा कर्तव्य है कि हम इसे बचाएं, और उसके लिए ज़रूरी है कि हम हिंदी में बहुत सारी चीज़ें ऐसे करें ताकि जो है हिंदी का जो प्रभाव है वो बना रहे हमेशा, और उसका इन्फ्लुएंस लोगों पर भी पड़ता रहे हमेशा। ठीक है, अगर हम ही ज़्यादातर इंग्लिश का प्रयोग करेंगे और जो है इस तरीके से रहेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं कहती कि मैं हिंदी इंग्लिश को छोड़ दो, ऐसा मैंने बिल्कुल नहीं कहा, क्योंकि कहीं कहीं कुछ कुछ प्लेसेस ऐसी है जहाँ इंग्लिश का प्रयोग जो है काम आता है, पर बहुत सारी प्लेसेस ऐसी है जहाँ पर हिंदी का प्रयोग होता है, और हमारी आगे आने वाली जितनी भी जनरेशन्स है वो लोग भी हिंदी करें, इसीलिए ज़रूरी है कि हम लोग हिंदी सीखें और हिंदी आगे भी लेकर चले। समझ आ गया? ठीक है, उससे वो हिंदी आगे हमारी संस्कृति पे भी बनी रहेगी। ठीक है, तो चलिए अब आगे चलते हैं। 12th पॉइंट हमारा क्या है, आज हिंदी के 15 से भी सर्च इंजन हैं, 15 से भी अधिक सर्च इंजन है जो किसी भी वेबसाइट को चंद मिनटों में हिंदी अनुवाद में करके पाठकों के समक्ष प्रस्तुत कर सकती है। बिल्कुल कर सकती है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हमारे पास किसी भी लैंग्वेज, मान लो किसी को मराठी आती है, तो मराठी लैंग्वेज आती है, तो वो मराठी को अगर चाहे तो 2 मिनट में वो गूगल पे डालेगा और बोलेगा मुझे इसको हिंदी का अनुवाद चाहिए, वो हिंदी में कन्वर्ट होकर आ जाएगा, 2 मिनट लगेगा। तो इस तरीके का सर्च इंजन भी हमारे पास आ गया है, जिसके द्वारा हम पाठकों तक जो है 2 मिनट में हिंदी का अनुवाद करके उसको प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अब थोड़ा हम लोग यूनिकोड के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि यूनिकोड से यूजीसी के पेपर में क्वेश्चंस बन जाते हैं और आपको पता होना चाहिए यूनिकोड क्या है और इससे क्या क्या हेल्प होती है। अगर मैं बात कहूँ एपीजे अब्दुल कलाम की, ठीक है, तो अगर मैं अब्दुल कलाम की बात करूं तो वो हमारे राष्ट्रपति रहे थे। ठीक है, पहले हमारे राष्ट्रपति रहे थे अब्दुल कलाम जी, डॉक्टर अब्दुल कलाम जी। तो जब वो रहे थे, और उन्होंने भी हमेशा, मतलब मैं कहूँ, यूनिकोड को सपोर्ट ही किया है, उन्होंने हमेशा यूनिकोड को सपोर्ट किया। उसका कारण क्या है? उनका कारण ये है कि उन्होंने सपोर्ट इसलिए किया
कि ताकि जो है हिंदी का विकास हो सके, हिंदी को बढ़ावा मिले। क्योंकि देखो अगर हम यूनिकोड का इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा कि सारी चीजें हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगी, हिंदी का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग होगा, तो हिंदी जो है वो हमारी संस्कृति में भी बनी रहेगी और साथ ही साथ हम उसको आगे तक उसको ले जा सकेंगे। इसीलिए वो हमेशा, हमारे जो राष्ट्रपति है उन्होंने हमेशा ही यूनिकोड को सपोर्ट किया और कहा कि यूनिकोड का होना आवश्यक है और इसके होने से हमारे हिंदी का ही विकास होगा, और इसीलिए उन्होंने इसकी बात कही। और यूनिकोड को उसके बाद लिया भी गया यहाँ पर, जो कि आप लोग देख भी सकते हैं सामने। तो यूनिकोड जो कि क्या है, 60 बिट का होता है यूनिकोड, ठीक है। और एक ये ऐसी मानक कोडिंग होती है, मानक कोडिंग मतलब एक स्टैंडर्ड कोडिंग जिसे कहते हैं हम, एक स्टैंडिंग कोडिंग होती है जिसकी सहायता से क्या होता है, विश्व के सभी भाषाओं में कंप्यूटर को सह अस्तित्व की भावना में काम किया जा सकता है। मतलब अगर कोई भी भाषा है, मैंने कहा ना किसी भी भाषा को कन्वर्ट किया जा सकता है आराम से। अच्छा एक चीज और होती है, अगर आपका पीसी जो है, अगर उसमें जो है मतलब उसमें जो है आपको कोई भी सॉफ्टवेयर डालने की जरूरत नहीं है। यूनिकोड जो है, यूनिकोड होने से, अगर वो 2000 बाद का है तो यूनिकोड होने से, या उससे ऊपर का है, विंडोज की 2000 या 2000 के ऊपर की विंडो है, तो अगर उसमें यूनिकोड होगा ही होगा, क्योंकि यूनिकोड उसमें सपोर्ट करता है, तो उसमें आपको किसी भी तरीके का कोई भी सॉफ्टवेयर अलग से डालने की कोई जरूरत नहीं होती। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि अगर उससे नीचे का होता है तो हम लोगों को उसमें सॉफ्टवेयर डालना पड़ता है और फिर जाके वो हिंदी में कन्वर्ट करता है। लेकिन अगर आपके 2000 या 2000 से ऊपर का विंडो है तो आपको किसी भी सॉफ्टवेयर को डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी यूनिकोड को सपोर्ट करेगा और किसी भी लैंग्वेज को हिंदी में क्या कर लेगा, कन्वर्ट कर लेगा। मेरी स्पीड तेज तो नहीं हो रही, आपको नहीं आ रही ना? ठीक है, तो ध्यान रखें, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। चलिए, तो इस तरीके से उसको क्या करती है, सपोर्ट करती है। तो सॉफ्टवेयर भी डालने, तो यहाँ पे विंडो जो 2000 है या उससे ऊपर वाली कोई भी विंडो होगी पीसी में आपके, यूनिकोड को सपोर्ट करती है वो, ठीक है। तो यूनिकोड उनमें से एक इनबिल्ड होता है, ठीक है, वो ऑलरेडी उसमें इनबिल्ड होता है और उसको वो जो है कन्वर्ट करने की भी शक्ति उसके अंदर होती है, अलग से किसी भी सॉफ्टवेयर को डालने की आवश्यकता उसमें नहीं होती। उसके बाद थर्ड पॉइंट देखेंगे यूनिकोड का। तो थर्ड पॉइंट क्या है कि आजकल भारत सरकार ने सभी कार्यालयों में वेबसाइट जो है वो यूनिकोड आधारित फॉन्ट में ही निर्मित कर दी है। मतलब कोई भी वेबसाइट है, कोई भी वेबसाइट अगर आप देखोगे, भारत सरकार की जितनी भी वेबसाइट होगी वो यूनिकोड कर दी है, कि हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। जिनको इंग्लिश में आता है वो इंग्लिश में कर सकते हैं, जो हिंदी में करना चाहते हैं वो हिंदी में कर सकते हैं, है ना। और यूनिकोड कर दिया है, लैंग्वेजेस कोई भी कर दी है उसमें। तो ऐसा फॉन्ट तैयार कर दिया है जो यूनिकोड हो गया है, और उसमें हिंदी में खोज, मेल, चैट सब कुछ कर सकते हैं। मतलब अगर आपको कुछ सर्च करना है तो आप सर्च कर सकते हैं, अगर आपको किसी को मेल करना है तो आप मेल कर सकते हैं हिंदी में भी, अगर आपको किसी के साथ चैट करनी है तो आप चैट कर सकते हैं। तो ये सारे काम आपके वेबसाइट में आराम से इजीली हो सकते हैं। जैसे आप ही लोग हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहते हैं, तो कोई लोग हिंदी में लिखते हैं, कोई इंग्लिश में लिखते हैं, है ना। अलग अलग लैंग्वेजेस में जो है 2 लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करते हैं, उसको कहते हैं द्विभाषी। क्या कहते हैं, जब 2 लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाए उसको क्या कहेंगे, बताइए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, क्या कहेंगे उसे हम, द्विभाषी, ठीक है, क्या कहेंगे, द्विभाषी। अब यहां पर क्या है, यूनिकोड के कारण ब्लॉग्स ट्विटर पर भी लिखने में भी आसान हो गया। तो अब ब्लॉग्स बन गए हैं, ट्विटर हैं, उनमें भी अगर हम यूनिकोड की बात करें तो काफ़ी इजी हो गया, क्योंकि इजीली हम लोग जो है टाइप करके या फिर जो है कन्वर्ट करके इस तरीके से हम यूनिकोड का इस्तेमाल कर देते हैं। और यह विंडो 98 को सपोर्ट नहीं करेगी, 98 को ये बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती। मैंने कह दिया था पहले कि 2000 या 2000 से ऊपर की विंडो होगी उसी को ही यूनिकोड जो है वो सपोर्ट करता है, से नीचे की विंडो को सपोर्ट नहीं करता है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है फॉर अ जनरल नॉलेज, ओके, ठीक है। तो चलिए, अब मैंने यूनिकोड के बारे में आप लोगों को बता दिया अच्छी तरीके से, और जो हमारा ये टॉपिक है कंप्यूटर और हिंदी का, वो भी मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया है। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी कर सकते हैं मुझसे, ठीक है। और आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और आपको पता है हमारी जो नेक्स्ट क्लास है वो है देवनागरी लिपि, जिसमें हम उनकी विशेषता करेंगे और साथ में मानकीकरण करेंगे। और हमारी इकाई पूरी की पूरी कंप्लीट हो गई। तो ये बहुत खुशी की बात है कि इकाई 1 भी हमारी पूरी कंप्लीट हो गई है, इकाई 3 भी हमारी कंप्लीट हो गई है। तो अब आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देंगे मुझे कि उपन्यास कौन सा करना है। उससे पहले मैं, जो कि नेम अनाउंस करना ज़रूरी होता है,
तो ये है लिस्ट हमारी जो पिछली हमारी क्विज हुई हैं। 28 क्विज का तो मैंने बता दिया था, 29 क्विज में किस तरीके से टॉप किया है। तो सबसे पहले टॉप में निशा साहू हुई है और ये लड़की बहुत अच्छी तरीके से कर रही है निशा साहू। अगर हमारे इसमें अभी है निशा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, अभी मुझे अभी इसी वक्त मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए निशा साहू। ठीक है, मे भी शायद वो या तो वो नहीं कर पाती। ठीक है, तो निशा साहू मैंने अभी तक फिलहाल अभी तक जितनी भी लाइव क्लासेस हुई हैं उनमें अभी तक नाम तो नहीं पढ़ा इनका, लेकिन ये बिल्कुल स्पीड पकड़ कर करती हैं। इनके कॉइन्स देखिए, आप लोग सामने देख रहे हैं, आपको कॉइन इनके 66.0304 है। ठीक है, तो कितनी स्पीड पकड़ कर भी इन्होंने की है, स्पीड यहाँ पे मेंशन नहीं है। इनका फर्स्ट रैंक है और इससे पहले के उसमें भी इनका फर्स्ट ही रैंक था, तो मतलब सबसे जल्दी ये करती हैं। सेकंड रैंक है प्रियंका का सेकंड रैंक है, इनका भी कुछ आसपास ही रहा है इनका। कंग्रेचुलेशन प्रियंका, कंग्रेचुलेशन निशा साहू। और थर्ड नंबर पे आ जाती है उषा रानी, तो इनका 32 है, तो कंग्रेचुलेशन उषा। तो ये 3 जो है हमारे टॉपेस्ट है जिन्होंने टॉप किया है, टॉप विनर्स हैं हमारे। और आई होप मेरे बाकी स्टूडेंट्स भी अच्छी तरीके से करें। तो यहाँ पे मैंने 10 स्टूडेंट्स का नाम लिखा है। फोर्थ में है संध्या, ठीक है, संध्या जायसवाल, और उसके बाद है रवीना पवार, फिर ज्योति, अखिलेश, सुरेश, पूजा पांडे और नीतू। तो ये सारे के सारे हमारे 10 टॉपर्स है, लेकिन हाईएस्ट टॉपर्स जो 3 रहे हैं और जो फर्स्ट डिवीजन कैरी किया है वो जो है निशा साहू ने किया है। तो तीनों को कंग्रेचुलेशन। इसी तरीके से करते रहिए, आगे जाके आपको इसका बहुत बेनिफिट होने वाला है। मैं अभी आपको बेनिफिट नहीं बताने वाली, ठीक है, ये जो ट्विस्ट है या ये जो सस्पेंस है ये मैं बनाकर रखना चाहती हूँ। और आप इसी तरीके से करते रहिए, टॉप पे रहिए, इसका आगे जाके आपको जो बेनिफिट मिलेगा ना, आप लोग खुश हो जाएंगे वो सुनकर। ठीक है, तो अभी वेट कीजिए, अभी तो आप इसी तरीके से करें, तो टॉप करने की कोशिश कीजिए। बाकी स्टूडेंट्स ऑल द बेस्ट, अच्छी तरीके से कीजिए और टॉप पर आइए आप भी। ठीक है, अब आगे मैं आपको आंसर्स बता दूं, तो आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, आंसर्स बता देती हूँ। तो पहला प्रश्न था हमारा, समीक्षा की पहली किताब आलोचना ग्रंथ के नाम बताइए। तो जो समीक्षा थी, समीक्षा की जो पहली किताब थी उसकी आलोचना ग्रंथ का लेखक, उसके आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन थे? तो उनके लेखक थे हमारे विष्णु खरे। कौन थे? विष्णु खरे उनके लेखक थे जिन्होंने आलोचना की थी। फिर है हमारे पास आलोचक डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी की प्रथम कहानी किसे माना है? तो किसे माना है उन्होंने? आलोचक जो डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त है, उन्होंने प्रथम कहानी किसे माना है? तो इसका आंसर है रानी केतकी की कहानी को। रानी केतकी की कहानी, तो जिसका आंसर ये है वो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद तीसरा प्रश्न क्या था? तो ये सारे प्रश्न देखो, मैं आपको, आप कह रहे हो ना क्विज में नहीं थे, क्विज से ही लिए हैं मैंने, ये क्विज से लेके इसका सही आंसर करके ही आप लोगों को मैंने सेंड किया है, सेंड नहीं इसमें लगाया है। उसके बाद हमारा थर्ड प्रश्न देखेंगे, वैष्णव पत्रिका के संपादक कौन थे? तो वैष्णव पत्रिका जो थे उनके संपादक थे अंबिका दत्त व्यास। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हिंदी की पहली महिला पत्रिका मानी जाती है, कौन थी पहली महिला पत्रिका? बाल बोधनी। कौन थी? बाल बोधनी। तो जिनका आंसर ये है बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित निबंधकार को भाषा का जादूगर कहा जाता है। तो निम्नलिखित में से निबंधकार को भाषा का जादूगर कहा जाता है, किसे कहा जाता है? शिव पूजन सहाय को भाषा का जादूगर कहा जाता है, क्योंकि ये भाषा इस तरीके की लिखते हैं कि पता ही नहीं चलता और इतने अच्छी तरीके से इनकी भाषा लिखी होती है, बहुत अच्छी तरीके से प्रयोग करते हैं निबंध में। तो शिव पूजन सहाय को भाषा का जादूगर कहा जाता है। समझ आ गया? आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे, और जिनका आंसर ये है उनका अब नाम अनाउंसमेंट नेक्स्ट क्लास में करूंगी। ओके, थैंक यू सो मच। और अच्छी तरीके से पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगर आप लोगों को मुझसे कन्वर्सेशन करनी है, बात करनी है, कोई भी डाउट होता है, क्वेरी होता है, पढ़ाई में कोई दिक्कत आ रही है, तो आप लोग मुझे फेसबुक में फॉलो कर सकते हैं, RADHEY राधे JYOTI ज्योति, राधे ज्योति करके है। और फेसबुक में जो
फिलर फॉर्म की जो है डीपी लगी हुई है। ठीक है, तो आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं और वहां पर मुझसे बातचीत भी कर सकते हैं, कोई भी डाउट क्वेरी होगी तो वो भी। और ना भूले बिल्कुल भी, आज आप लोगों की क्या है, आज शाम को आप लोगों की गूगल मीट है, तो जो स्टूडेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम है वो गूगल मीट में आकर मुझे बता सकता है। तो आप 7 बजे नहीं, 7:30 सॉरी 7:30 शाम को 7:30 PM आपकी जो है गूगल मीट है, तो आप लोग गूगल मीट को सभी ज्वाइन करेंगे। ओके, जिनको प्रॉब्लम है और अपनी जितनी भी प्रॉब्लम्स है मेरे साथ शेयर करेंगे। ओके, तो चलिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए हमेशा, और बाय, राधे राधे।